हेलो एवरीवन। तो आज फिर से हम आ चुके हैं अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के लेक्चर 8 को लेके। हम लोगों ने पिछले क्लास तक काफ़ी चीज़ों पे बात कर ली थी, जैसे कि हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट में हम लोगों ने वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिस्गाइज्ड, हर चीज़ों पे बात कर लिया था। और मैंने कहा था लास्ट में कि आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। तो आज पहले हम लोग प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये जान लें कि डेफिशिएंट डिमांड होता क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कि क्या कॉजेज हैं, किन की वजह से वो डेफिशिएंट डिमांड का केस आता है, और किस तरीके से इसको हम आज की इकॉनमी से, जो प्रेजेंट में इंडियन इकोनॉमी चल रही है, किस तरीके से हम उसको रिलेट कर सकते हैं। इन चीज़ों को हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएं तो कंसेप्ट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड कहता है कि डेफिशिएंट डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एग्रीगेट डिमांड। मतलब जब भी हमको एग्रीगेट डिमांड कम मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए मैंने कहा था कि AD इज इक्वल टू AS हो, ठीक है, लेकिन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी हो। और अंडर एम्प्लॉयमेंट में भी मैंने कहा था कि AD इज इक्वल टू AS हो, लेकिन वहां पे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन ना हो। तो यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ AD का मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट सप्लाई कुछ है हमारी पहले से, लेकिन उसके मुकाबले हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है कि एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। ये वाला केस अगर हम देखें, तो अगर हम थोड़ा सा इस केस को और पीछे की तरफ जाएं तो हमको मिलेगा कि सेविंग ज़्यादा होगी इन्वेस्टमेंट से। कैसे होगी, पिछले क्लास में बात हो चुकी है, ठीक है ना, उसको हम लोग वहाँ पे देख लेंगे। सेविंग ज़्यादा होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी। एग्रीगेट डिमांड की बात मैंने की थी। एग्रीगेट डिमांड क्या है? एक तरह का प्लान्ड एक्सपेंडिचर है जो मैं किसी भी इकॉनमी में ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो करना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर, वही एग्रीगेट डिमांड है। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब क्या हो गया कि सेविंग मेरे साइड से मैं जो हूँ वो क्या कर रहा हूँ, सेविंग ज़्यादा कर रहा हूँ। जो परचेज मुझे गुड्स एंड सर्विसेज का करना था वो मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके मुकाबले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पॉकेट में पैसा ज़्यादा रख रहा हूँ, अपने बैंक में पैसा ज़्यादा जमा रख रहा हूँ। बेड के नीचे, गद्दे के नीचे रखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो सब काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट का मतलब यही हुआ। क्या अगर हम आज की इकॉनमी में देखें तो ऑटोमोबाइल सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, कई सारे सेक्टर जो हैं, बहुत सारे सेक्टर स्लो डाउन में चल रहे हैं। और स्लो डाउन ऐसा नहीं कि वो 10% या 5% का है, वो 30% के स्लो डाउन से चल रहे हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? कई सारी रीज़न हो सकती हैं, जो गवर्नमेंट के तरफ से भी फेलियर हो सकता है, लेकिन जो हम एज अ कंज्यूमर जो हम गलतियां कर रहे हैं वो क्या है कि हम सेविंग्स को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, पैसे को मार्केट में जाने नहीं दे रहे हैं, फ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अब फ्लो ऑफ मनी से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, क्या चीज़ें हैं, ये जब हम लोग मनी चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस हम इतना समझें कि सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। अगर हम सेविंग ज़्यादा करेंगे तो सीधी सी बात है एग्रीगेट डिमांड मेरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही बात मैं एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन से समझाने की कोशिश कर रहा था। तो यही बात सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट और AD लेस देन AS में हम यही बात समझते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये जो लाइन कह रही है, अगर इसको हम ग्राफिकल तरीके से समझने की कोशिश करें तो हमको और क्लियरली समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे मैं एक्स एक्सिस पे हमेशा की तरह इनकम को, आउटपुट को रख दिया, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रख दिया। हमारी 45 डिग्री से इनकम की लाइन चली गई, ठीक है। अब अगर हम देखें तो किसी भी इकॉनमी में फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए हमको इस B पॉइंट से निकला हुआ एग्रीगेट डिमांड की ज़रूरत है, हमको ADF की ज़रूरत है फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम एग्रीगेट डिमांड से डेफिशिएंट, हम कम कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड। तो हमको क्या मिल रहा है, जो फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है उससे हमको कुछ नीचे मिल रहा है। अब कुछ नीचे मिल रहा है तो A पॉइंट से निकल रहा है जो ADP यानी AD प्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो हम प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर रहे हैं
वो हमको जो मिल रहा है वो फुल एम्प्लॉयमेंट के उस पॉइंट से कम मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही बात ये कहना चाह रहा है कि डिमांड इज सेड टू बी डेफिशिएंट व्हेन इट इज लोअर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैंने कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए कि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी है, लेकिन यहां पे जो जरूरत है उससे हमको कुछ कम हम लोग रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कुछ कम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो कितना है, वो जो ए पॉइंट से निकल के एडीपी यानी एडी प्लान्ड एक्सपेंडिचर के तौर पे जो एडी की लाइन खींची जा रही है, वो जो दिखा रहा है वही कौन सी लाइन है, ये जो प्रेजेंट में इकोनॉमी में प्रेजेंट है, जिसकी जरूरत है उससे कम, इसीलिए डेफिशिएंट है, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही है। अब कितनी डेफिशिएंट डिमांड है, तो इतनी चाहिए थी, इतनी मिल रही है, ठीक। तो इतनी डेफिशिएंट डिमांड है, इसको मैंने डेफिशिएंट डिमांड से शो कर दिया, ठीक। अब अगर हम आगे देखें तो अगर मेरी इतनी डिमांड होती तो मैं इतनी इनकम कुछ कमाता, मेरी इकॉनमी जो है इतनी इनकम जनरेट करती, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हम उतना एग्रीगेट डिमांड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है, वो कुछ कम डिमांड, डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड की वजह से हमको OY1 ही मिल रहा है। जो हमको OY2 मिलना चाहिए OY1 मिल रहा है, क्यों, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पे अगर हमको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलता तो जो नीचे वाली पॉइंट है वो क्या दिखा रही है कि मैं पूरी तरीके से रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। यानी कि अगर मैं इस लाइन को देखूं, इस एडी को, जो एडीपी है, तो यहां पे भी इस एडी पे ये वाई की लाइन जा रही है और वाई की लाइन एएस की लाइन है, यानी यहां पे भी एडी इज इक्वल टू एएस है, जो दिख रहा है हमको। यहां पे भी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, जो हम जान रहे हैं क्यों होगा। लेकिन क्योंकि हमारे इकॉनमी में इतने रिसोर्सेज प्रेजेंट थे, लेकिन हम उतने रिसोर्सेज का इस्तेमाल ना करके इतने ही रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हमको ये जो पॉइंट मिल रहा है, ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। अब पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों है, बात समझ में आ गई, क्योंकि हम फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कि इनकम इतनी जनरेट होती, लेकिन इसकी वजह से हम OY1 ही कर पा रहे हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। अब क्या रीजन हो सकते हैं एग्रीगेट डिमांड के डेफिशिएंट होने के, तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने पहली क्लास में कंपोनेंट्स पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड के। उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उसमें इंक्लूड होता है, प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, प्लस X माइनस M, यानी नेट एक्सपोर्ट। अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करूं तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, डेफिशिएंट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड कम है। अब एग्रीगेट डिमांड कम होने का मतलब हुआ कि या तो ये फैक्टर है जो इसको कम कर रहा है, या तो ये कम कर रहा है, या तो ये कर रहा है, या तो एक्सपोर्ट हमारे यहाँ क्या हो रही है, कम हो रही है। और क्या हो सकता है, अगर हम इंपोर्ट को बढ़ा दें, अगर हम इस M की वैल्यू को बढ़ा दें तो ये पूरी वैल्यू निगेटिव में मिलेगी, इसका मतलब तब भी हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये जो उसके कंपोनेंट्स थे, ये एक बड़ा रोल प्ले करते हैं एग्रीगेट डिमांड को डेफिशिएंट होने में। और इस कंपोनेंट के अलावा जो एक और सेक्टर में बात करूंगा, जो कि NCERT में डिस्कस किया हुआ है, वो है टैक्स। अगर मैं टैक्स की बात करूं, और उसके पहले एक टर्म है डिस्पोजेबल इनकम, पहले हम इसको जान लें। आम भाषा में अगर हम बात करें तो डिस्पोजेबल इनकम वही इनकम है जो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। सारे टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद, सब टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद जो इनकम हमारे हाथ में बच जा रही है वही डिस्पोजेबल इनकम है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि मेरी इनकम कुछ भी है, अगर टैक्स मुझसे ज़्यादा लिया जा रहा है तो मेरी इनकम का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में जा रहा है। अगर मुझसे टैक्स कम लिया जाएगा तो मेरे इनकम का कम हिस्सा जाएगा, यानी मेरे पास जो मनी इन हैंड होगा वो ज़्यादा होगा। जब मेरे पास ज़्यादा पैसा मेरे हाथ में होगा तो मैं डिमांड ज़्यादा करूँगा, ठीक है। तो यानी कि टैक्स के इंक्रीज होने पर भी हमारी एग्रीगेट डिमांड क्या हो सकती है, कम हो सकती है। समझ में आ रही है क्यों, डिस्पोजेबल इनकम का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों को इस चीज़ को पॉइंट्स के रूप में नोट करना है
तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जिसमें पहला हो सकता है हमारा रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने कंपोनेंट्स देखे थे एग्रीगेट डिमांड के। अब अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, तो फिर सीधी सी बात है हमारा एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा। रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने इस पॉइंट पे भी डिस्कशन किया था, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए तो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है। तीसरा, रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर को कम कर दे तो भी हमारा जो एग्रीगेट डिमांड होगा वो कम हो जाएगा। चौथा, अगर डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाए तो भी हमारा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। अगर राइज इन इंपोर्ट हो जाए, इंपोर्ट बढ़ जाए तो क्या होगा, तो भी हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं x माइनस एम नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट जब हम ऐड करते हैं 3 सेक्टर इकॉनमी में तो इसको हम बढ़ाएंगे तो पूरी वैल्यू बढ़ेगी, और अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ये टोटल वैल्यू कम हो जाएगी। इस टोटल वैल्यू के कम होने की वजह से हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है ना? तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। इंक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन टैक्स रेट में मैं कह रहा था कि डिस्पोजेबल इनकम एक वर्ड हम लोगों ने समझा है। वो क्या है? जो भी पैसा हमारे हाथ में बच जाए टैक्स वगैरह सब कुछ देने के बाद, जो पैसा हमारे हाथ में हो। अब इसको किस तरीके से हम लोग देखें, अगर मान लीजिए टैक्स रेट ज़्यादा हो जाए तो यानी कि मेरे उस इनकम का ज़्यादा हिस्सा टैक्स में जाएगा। ज़्यादा हिस्सा जैसे ही टैक्स में जाएगा मेरे हाथ में मनी इन हैंड जो है वो कम हो जाएगी। तो पहले अगर मैं किसी चीज़ की 10 यूनिट खरीदता था किसी कमोडिटी की, तो अब मैं 8 यूनिट खरीदना शुरू करूंगा। यानी कि टैक्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अगर हम टैक्स रेट को इंक्रीज ना करें, अगर हम वैसे ही रहने दें, तो हमको हो सकता है कि डेफिशिएंट डिमांड की जो प्रॉब्लम से हम जूझ रहे हैं वो कम हो। जैसे कि हम आज की कंडीशन अगर देखें तो जिस समय आज हम डिमांड की डेफिशिएंसी से ही जूझ रहे हैं, ठीक है ना। और इस बार अगर हम लोग अपने प्राइम मिनिस्टर का स्पीच भी देखें जो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पे दिया था, तो उन्होंने 5 पॉइंट्स बोले थे, जिसमें उन्होंने एक डिमांड के बारे में बोला था, जिसमें हम लोग डिमांड करने को उन्होंने कहा था कि हम अपने यहाँ के अपने एरिया अपने डोमेस्टिक गुड्स को क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करें, यानी उनकी डिमांड को इंक्रीज करें। यानी हम डिमांड में लैग कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने डिमांड को इंक्रीज करने की बात की, ठीक है ना। यानी हम डिमांड से जूझ रहे हैं। अब अगर हम डिमांड से जूझ रहे हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये कुछ 5 पॉइंट्स रिस्पॉन्सिबल, 6 पॉइंट्स ये जो हैं ये सब रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमने समझा। अब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें ऑफ डेफिशिएंट डिमांड के, तो उसमें अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हम लोग अभी पीछे ग्राफ देखे हैं, अगर हम फिर से देखें तो कुछ ऐसा, जैसे ये हमारी इनकम की लाइन है, और अगर हम इतनी एग्रीगेट डिमांड करेंगे तो हमको फुल एम्प्लॉयमेंट की केस मिलेगी, फुल एम्प्लॉयमेंट हमको मिलेगा। लेकिन हम इतना नहीं कर पा रहे हैं, हम कुछ कम कर रहे हैं। इसका मतलब एडीपी कुछ यहाँ मिल रहा है। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हम नहीं कर पा रहे हैं। और जहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, वहीं कौन सी जगह होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट की जगह होती है। और ये जो पॉइंट हमको मिल रहा है, यही कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें तो क्या कहता है? डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, यही हम लोग कुछ पॉइंट अभी पीछे ग्राफ में देखे हैं कि यही डेफिशिएंट डिमांड का एक एरिया है, और यही डेफिशिएंट डिमांड की जो एरिया है, यही एरिया, यही गैप हम डिफ्लेशनरी गैप इसी को कहते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि डेफिशिएंट डिमांड इज इक्वल टू डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है ना। ये बात हम कह सकते हैं। तो ये एरिया हमारा डिफ्लेशनरी गैप का हो गया। अब डेफिशिएंट डिमांड अगर किसी इकॉनमी में है तो इसका मतलब सीधी सी बात है, एडी लेस देन एएस है, और एडी लेस देन एएस है तो सेविंग ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट लेस है। यानी कि अगर हम देखें तो लो एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन में, डेफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड की कंडीशन में हम लोग क्या देखेंगे? लो इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग लो इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो जो हमको, जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो हमको कम मिलेगा। आउटपुट जब कम मिलेगा तो हमारी जो इनकम होगी वो भी नहीं बढ़ेगी, वो भी कम होगी, ठीक है ना। हमारी इनकम कम होगी, और जैसे ही हमारी इनकम कम होगी, फिर से वही बात, हम फिर से जब मेरे हाथ में पैसा नहीं रहेगा तो हम डिमांड नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सेकंड पॉइंट को अगर हमको डिफ्लेशनरी गैप को समझना है तो इस चार्ट से हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। अनडिजायर्ड स्टॉक। अनडिजायर्ड स्टॉक का मतलब क्या हो गया? जैसे
फिर से डेफिशिएंट डिमांड में AD लेस देन AS, मतलब कि जितनी सप्लाई हुई उतना डिमांड नहीं हुआ, यानी कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो बच गए, ठीक है ना। अब जो स्टॉक बचा है उस पे भी प्रोड्यूसर ने कुछ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो लगाया ही होगा। अब क्योंकि वो चीज़ें बिक ही नहीं रही हैं तो जो उस पे वो प्रॉफिट कमा सकता, जो फ़ायदा ले सकता था, वो उसको नहीं मिल रही है। तो इसमें क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड के केस में अनडिजायर्ड स्टॉक्स बच जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें तो वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट। सीधी सी बात है, अगर अनडिजायर्ड स्टॉक्स ज़्यादा होंगे हमारे पास, जो हम बना रहे हैं वो सारी चीज़ें नहीं बिकेंगी, तो हमारे प्रॉफिट में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी, ठीक है ना। तो हमको लॉस ऑफ प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है ना। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देख ली। डेफिशिएंट डिमांड पे हम लोगों ने उसका कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन देखी, उसका ग्राफ देखा, उसका कॉजेज़ देखा, उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखा, ठीक है। और हम लोगों ने कॉन्सिक्वेंसेस जब देख लिया और कॉज देख लिया तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि आखिर कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिससे हम इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, इस डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ हैं, जिसमें एक पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ अलग एक पॉलिसी है जो RBI के द्वारा भी कुछ पॉलिसीज़ ली जाती हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अगर हम फिस्कल पॉलिसी देखें तो गवर्नमेंट अपने बजटरी के रूप में, इस बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे, क्या है फिस्कल पॉलिसी, क्या है मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन दो पॉलिसियां हैं, फिस्कल और मॉनेटरी, जिनसे हम लोग इन प्रॉब्लम से लड़ सकते हैं, इसको हम इस डेफिशिएंट डिमांड को और रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो इन सारे तरीक़ों से हम लोग इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिनको इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियोस पहुंच सकें। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर नोटिफिकेशन पाने के लिए, जो मैं वीडियो जब अपलोड कर रहा हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए आप सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है, उसको आप ज़रूर दबाएं, जिसकी वजह से जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास वो वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतनी चीज़ें, और अगली क्लास में हम लोग एक्सेस डिमांड और कौन से मेजर्स होंगे इनको कंट्रोल करने के, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।